जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्लाह ताला के करम से, बरकत से और रहमतों से। तो आज के बिजनेस लॉ डायनामिक्स के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आपको याद होगा कि कल के लेक्चर में या जो भी लास्ट लेक्चर था उसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहे थे। तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और उसे आगे लेके चलेंगे। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। आपके सामने वही सेक्शन ओपन है जो कि कल हम डिस्कस कर रहे थे, और कल कुछ मैंने आपको आइडिया दिया था कि इसमें से किस किस्म के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो पहले तो हम इसे आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पास्ट पेपर्स में उसने किस अंदाज में इससे क्वेश्चन पूछे हैं और आपको उसका जवाब किस तरह से देना है। तो हम उसमें आगाज़ करते हैं। प्रीएम्बल मैंने आपको बता दिया था कि जस्ट एक इंट्रोडक्शन होती है या दिबाचा होता है जिसमें पूरे लॉ का ऑब्जेक्टिव, पर्पस और इस तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। इंट्रोडक्टरी फिर पार्ट नंबर वन था। इसमें इंट्रोडक्शन होती है कि जनाब ये जो लॉ है, इसमें पाकिस्तान का नाम क्या होगा, पाकिस्तान की स्टेट किस किस्म की स्टेट होगी, मतलब बड़ी जनरल किस्म की बातें की जाती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेट नहीं करती बट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करती हैं। जबकि प्रीएम्बल में वो बताता है, ओवरऑल एक आइडिया देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, उसका मतलब उसके क्या स्पेक्स क्या हैं। इंट्रोडक्टरी में वो कॉन्स्टिट्यूशन में बात करना शुरू कर देता है कि इसमें जो बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स के हैं। उसके बाद पार्ट नंबर टू है, उसका जो टाइटल था वो है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ये हमने पढ़ लिया था। पार्ट नंबर थ्री में द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। पार्ट नंबर फोर हमने पढ़ा था प्रोविंसेस, जिसमें बेसिकली वो प्रोविंसेस की बात करेगा कि प्रोविंसेस के पास क्या राइट्स हैं, क्या पावर्स हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी और प्रोविंस से रिलेटेड तमाम चीज़ें। फिर पार्ट फाइव था रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के ट्रेड और बाकी जो मैटर्स हैं, इकोनॉमिक मैटर्स एंड अदर मैटर्स, उसमें प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान क्या ताल्लुक होगा। या दूसरे अल्फाज में ये भी बात हो सकती है कि किस किस्म के लॉज जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स खुद बना सकती हैं और कौन से लॉज हैं जो फेडरल लेवल पे बनेंगे। मैंने आपको आइडिया दिया था, बेसिकली पाकिस्तान एक स्टेट है जिसे दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो दूसरी स्टेट्स के साथ इंटरेक्ट करना, पूरे मुल्क को फाइनेंशियली स्ट्रांग रखना, फाइनेंस को मैनेज करना, ये बेसिकली काम होता है फेडरल गवर्नमेंट का, जिसमें वो तमाम सूबों को और फेडरेशन को देखती है। जबकि सूबों के अंदर जो सूबों से रिलेटेड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और मुख्तलिफ काम होते हैं वो डायरेक्टली सूबे देखते हैं। तो बेसिकली जब सूबा पाकिस्तान से बाहर कहीं और इंटरेक्ट करेगा तो जनरली वो डायरेक्टली किसी और स्टेट से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो फेडरेशन के थ्रू करेगा। फेडरेशन एक सूबे नहीं पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी दूसरे कंट्रीज में। जबकि इंटरनल मैटर्स में सूबा काफ़ी हद तक ऑटोनोमस होता है और वो अपने हिसाब से चलता है, और फेडरेशन भी एक हद से ज़्यादा उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, इस पार्ट में मैंने कहा था कि जनरली जो मैंने बात की है वही प्रिवेल करती है, लेकिन बाज़ जगह कोई सर्टन टर्म्स आ जाती हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे यहाँ पे टर्म थी, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। तो ये एक स्पेसिफिक टर्म आई है जिसे बेटा आप लोगों को याद रखना है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जिक्र कौन से पार्ट में आया है। पार्ट नंबर फाइव, रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि वो आपको ये नहीं चेक करेगा जी पार्ट नंबर फाइव का टाइटल क्या है और उसमें क्या लिखा है, मतलब आपको रट्टा लगाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वो जब भी बात करेगा वो पूरा नाम लेगा, मतलब वो लिखेगा पार्ट फाइव डैश रिलेशन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, ये जो पार्ट है इसमें क्या बात हुई है। तो वो टाइटल खुद दे देगा, पार्ट का नंबर भी जनरली खुद दे देगा। तो आपको अंदाज़ा लगाने में या कॉमन सेंस अप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। वाइस वर्सा भी कर सकता है, वो कह सकता है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से पार्ट में दिया गया है, फिर नीचे चार ऑप्शंस देगा। जब वो ऑप्शन देगा उसमें भी सिर्फ पार्ट का नंबर नहीं देगा, पार्ट का पूरा टाइटल बताएगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का जो ऑब्जेक्टिव है ये कौन से पार्ट में फिट इन होती है। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं होगा, अभी हम पास पेपर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। बहरहाल ये जो पार्ट फाइव की उसने डिटेल दी है, इसमें नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के वर्ड को आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन सेंस बेस्ड है। ये एक इंस्टीट्यूशन है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस नाम का कोई इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बेसिकली ये काउंसिल है जिसका प्राइम मिनिस्टर भी मेंबर होता है और चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर भी मेंबर होते हैं। और सूबों और जो
फेडरेशन है, उनके दरमियान जो इकोनॉमिक मैटर्स हैं, इकोनॉमिक मैटर, उन्हें डिस्कस करने के लिए ये बनाई जाती है कि तमाम सूबों की रिप्रेजेंटेशन भी हो डिस्कशन में और फेडरेशन की भी हो। अच्छा जी, उसके बाद फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, मैंने कहा था कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बेसिकली दोनों फाइनेंसेस को मैनेज करेंगे, अपनी अकाउंटिंग भी करेंगे, प्रॉपर्टी को ओन भी कर रहे होंगे तो प्रॉपर्टी को भी मैनेज करना पड़ेगा, उसके भी लॉज रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, सूबा एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, जितना फेडरल गवर्नमेंट इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो ये अपने नाम से मुख्तलिफ स्टेट्स के साथ और इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। तो उन कॉन्ट्रैक्ट को कैसे किया जाएगा, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कौन करेगा, एटसेट्रा। एंड सूट्स, अगर स्टेट, कोई सूबा या कोई फेडरल गवर्नमेंट किसी पे केस करती है, किसी भी पार्टी पे, या कोई पार्टी फेडरल गवर्नमेंट पे केस करती है, तो इसे कैसे हैंडल किया जाएगा, ये सारी चीजें इस पार्ट में लिखी हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक टर्म आ रही है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, और जैसे नाम से ही लगता है कि ये ऑडिट का इंस्टीट्यूशन है, जो कि पूरी गवर्नमेंट के जो ऑडिट्स करता है। मतलब गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर ये चेक एंड बैलेंस रखता है, देखता है कि कहीं पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। जैसे हम भी ऑडिटर्स ही हैं, लेकिन हम तो प्राइवेट सेक्टर में ऑडिटर्स हैं ना, तो ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। और उसका जो हेड होता है उसे हम कहते हैं ये ऑडिटर जनरल है, ये साहिब, ये एग्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का। तो ऑडिटर जनरल का कॉन्सेप्ट कौन से पार्ट में आया, पार्ट 6 में, जहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हैं। जाहिर ऑडिट भी फाइनेंस से रिलेटेड मैटर ही है, तो उसकी सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे आई है। इसके बाद पार्ट नंबर 7, द दैट जुडिकेचर। जुडिकेचर कहते हैं अदलिया को, अदालतों को। तो पाकिस्तान का अदालती सिस्टम क्या होगा, इसमें कितनी किस्म की कोर्ट्स होंगी, वो सारी बातें यहाँ पे, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फेडरल शरिया कोर्ट है। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा, और फेडरल शरिया कोर्ट का वर्ड भी याद कर लें कि ये हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है, जो कि ये देखती है कि पाकिस्तान के तमाम लॉज शरिया के मुताबिक हैं या नहीं। अब इसका क्या मैंडेट होता है वो मैं फिलहाल आपसे बात नहीं कर रहा, ज़रूरत नहीं है इस पर फिलहाल बात करने की। फेडरल शरिया कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और एक ये है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। ठीक है जी। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वर्ड आपने जहन में रखने हैं। अब मैंने कहा फेडरल शरिया काउंसिल क्या, कोर्ट क्या करती है कि ये फैसला करती है कि पाकिस्तान में जो लॉज बन रहे हैं वो लॉ इस्लाम के मुताबिक हैं कि नहीं, और फिर अपना फतवा देती है, फतवा जो डिसीजन देती है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो होती है, ये होती है कि जो जजेस के मैटर होते हैं, कोई जज करप्ट है, सही काम नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो अगेंस्ट पाकिस्तान काम कर रहा है, या किसी भी तरह आपको लगता है कि जज को जो है अपनी पोजीशन पे नहीं रहना चाहिए, तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी और कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो जज को खुद से निकाल बाहर करे। जुडिशरी जो है या जुडिकेचर है, इसे हमने बहुत इंडिपेंडेंस दी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इनका भी तो एहतसाब होना चाहिए ना। तो इनके एहतसाब के लिए जो एक कौंसल या एक बॉडी बनाई गई है, उसका नाम है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। तो जजेस के कंडक्ट के खिलाफ या कोर्ट के कंडक्ट के खिलाफ अगर कोई केस पेश करना है और उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है, तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस पेश किया जाता है। और इसमें भी फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव तो शायद होते होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, वो सब इसके मेंबर होते हैं। तो जजेस, हाई लेवल के जजेस खुद ही फैसला करते हैं अपनी जुडिशरी के बारे में और किसी जज के बारे में कि इससे क्या सलूक करना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने मुख्तलिफ बेंचेस बनाती है, मतलब दूसरे अल्फाज में भी ये कहें कि मुख्तलिफ केसेस सुनने के लिए मुख्तलिफ नंबर ऑफ जजेस को अपॉइंट करती है। तो जब वो कहती है कि इस केस को ये 3 जजेस सुनेंगे, और ये कोई लीगल केस है और बड़ा सीरियस केस है, तो उसके लिए जो वो एक अलग से 3 जजेस की बॉडी या आप कह लेंगे एक टीम बना दी जाती है, उसे हम बेंच कहते हैं। मतलब जुडिशरी के टर्म में उसे बेंच कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऐसे बेंच जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे डिसीजन के लिए बनाए जाते हैं। तो ये सारे वो कैसे बनाए जाएंगे ये बेंचेस, कौन बनाएगा, इसमें कितने मेंबर हो सकते हैं, कौन कौन से जजेस कहाँ से लिए जाएंगे, ये सब कुछ इसमें लिखा होगा। तो जुडिकेचर में ये 3 4 मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की बात हुई है, इन्हें अपने जेहन में रखना है। फिर पार्ट 8 है इलेक्शंस। वो जाहिर है
नाम से जाहिर है कि इसमें इलेक्शन पाकिस्तान में कैसे होगा, फेडरल इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन कैसे होंगे, क्या प्रोसीजर होगा। और पाकिस्तान में जैसे हम सब जानते हैं कि एक इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कितने मेंबर्स होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बन सकता है, इसके राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगी, इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात होंगे, ये सब कुछ इस पार्ट में लिखा होगा। अच्छा जी, पार्ट 9, इस्लामिक प्रोविजंस। नाम से जाहिर है, it includes provisions relating to the Holy Quran and Sunnah along with composition of functions of the Islamic Sharia Council या इस्लामिक काउंसिल। ठीक है। तो इस्लामिक काउंसिल भी एक बॉडी बनाई है गवर्नमेंट ने। अब उसके क्या मैंडेट है, इसने करना क्या होता है, हम इसमें नहीं जाते, बस थोड़ा सा इसे ये ध्यान में रखें कि इसने ये चीज़ पे नज़र रखनी होती है और हुकूमत को मशवरा देना होता है जी कि आपके फलां जो हरकतें हैं या फलां जो लॉ है या फलां जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुरान और शरिया के मुताबिक नहीं है। तो इस्लामिक प्रोविजन से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें बातें की गई हो पार्ट नंबर 9 में की गई हैं। पार्ट नंबर 10, इमरजेंसी प्रोविजंस। अगर मुल्क में इमरजेंसी लग जाती है, खुदा ना खास्ता सैलाब आ जाता है, जंग शुरू हो जाती है, तो इमरजेंसी कैसे लगाई जाएगी, कौन इमरजेंसी लगाएगा, किसके पास इख्तियार है, किन हालात में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। और इमरजेंसी का मतलब बेटा याद रखें, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली जनरली पाकिस्तान में मुख्तलिफ लॉज हैं, रेगुलेशन हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेड हैं, और हर इंस्टीट्यूशन को और हर पाकिस्तान के जो शहरी है, सिटीजन है, उसे इन्हें फॉलो करना होता है। बट इमरजेंसी का मतलब होता है कि अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि अगर हम इस चक्कर में रहे कि कानून फॉलो होना चाहिए तो चीज़ें लेट हो जाएंगी, क्योंकि लॉ तो बहुत सी चीज़ों में कहता है कि पहले वेरीफाई करो फिर आगे बढ़ो, जबकि इमरजेंसी में हमें फौरी फैसले करने होते हैं। तो अगर ऐसा कोई गैर मामूली हालात होते हैं तो फिर हम एक इमरजेंसी बाकायदा डिक्लेयर की जाती है, अनाउंस की जाती है। उसका मतलब होता है कि जो बहुत से लॉज हैं अब वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गए हैं और गवर्नमेंट के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग इख्तियार आ गया है या स्टेट के पास इख्तियार आ गया है कि उसे जो बेहतर लगता है पाकिस्तान के लिए वो करे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों के ह्यूमन राइट्स को भी कुछ अरसे के लिए सस्पेंड कर देते हैं। कर्फ्यू लगाने की आपको अथॉरिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों को ज़बरदस्ती मजबूर कर देंगे आप घरों में रहें, बाहर ना आए, लेकिन मजबूरी बन जाती है, हालात ऐसे होते हैं। तो वो कैसे लगाई जाएगी इमरजेंसी और किन हालात में लग सकती है और कब नहीं लगेगी, अगर लगेगी तो वो गैर कानूनी तस्वर होगी। ये सब कुछ इसमें लिखा है। पार्ट नंबर 11 में है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली इसमें ये लिखा है कि अगर आपने इसी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है, इसके किसी आर्टिकल को चेंज करना है, किसी पार्ट को चेंज करना है, तो उसका क्या तरीका होगा। और आखिरी पार्ट है मिसलीनियस, जो चीज़ें कहीं और कवर नहीं हुई वो यहाँ कवर होती हैं। इसमें अपने याद रखना है कि क्या चीज़ आ गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन। गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उनके लिए टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करती है और फिर उन लोगों को चूज करती है जो कि उन्हें ठीक लगते हैं, उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस में देती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो टेस्ट इंटरव्यू जो सारा प्रोसेस है, सिस्टम है, वो जो इंस्टीट्यूशन मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, गवर्न करता है, वो है पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। और यही जो आपके सीएसपी ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो वो पेपर दे के पास हो के आते हैं, जैसे आपने सुना है कि उसने सीएसएस कर लिया है, वो ये पब्लिक सर्विस कमीशन ही होता है, वो जो सारे टेस्ट कंडक्ट कर रहा होता है। फिर कमांड एंड फंक्शन ऑफ आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, इसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एटसेट्रा कैसे अपॉइंट होगा, उसका क्या तरीका है, उसकी टर्म कितनी होगी, वो क्या काम करेगा। तो नंबर 1 तो है पब्लिक सर्विस कमीशन, नंबर 2 आर्म फोर्सेस से रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस। ये सारी बातें इसमें लिखी हैं। और डेफिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। हमारे पहले कबायली इलाके होते थे, अब तो खैर उन्होंने उन्हें मर्ज कर दिया, पाकिस्तान में उनकी हैसियत ख़त्म कर दी गई है। तो जब होते थे तो उनके बारे में कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, वो हैं क्या, वो सब कुछ इस पार्ट में लिखा था। प्रोटेक्शन टू प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर एंड नेशनल लैंग्वेज। गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर को क्या प्रोटेक्शन होगी, मतलब उन्हें किन किन चीज़ों से इम्यूनिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नर पे उसकी गवर्नरी के दौरान केस नहीं हो सकता, उसे आप कॉल नहीं कर सकते, उसे मतलब जेल नहीं किया जा सकता। कुछ सर्टन प्रोटेक्शन हैं इन लोगों को ना, उनका सारा जिक्र इधर है। तो मिसलीनियस में ये 4-5 चीज़ें आती हैं, ये आपने जहन में रखनी है। आगे स्केजुअल है जो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें बहुत डिटेल में बतानी पड़ती हैं कि जनाब जजेस कौन कौन सी कोर्ट होंगी, किस कोर्ट में कितने जजेस होंगे, उसका डेजिग्नेशन क्या होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, अदर पक्ष कितने होंगे। अब ये चीज़ें इतनी
मान्यूट लेवल की हैं कि अगर इन्हें आप लॉ में डायरेक्टली इनपुट कर देते पार्ट में, तो पार्ट अननेसेसरीली प्रोलॉन्ग हो जाता है और चीज़ें मैस हो जाती हैं, मैसअप हो जाती हैं। तो फिर किया ये जाता है कि पार्ट में सिर्फ ये बताया जाता है कि एक कोर्ट होगी जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट होगा, और उसमें इतने जजेस होंगे और वो ये फंक्शन करेंगे। अब उनकी सैलरी क्या होगी और या जो मान्यूट डिटेल है वो वहाँ नहीं लिखी जाती, उसके लिए एक स्केड्यूल बना दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये फिफ्थ स्केड्यूल पढ़े जरा, रिम्यूनरेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जजेस। तो फर्स्ट स्केड्यूल है लॉ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 8। इसे तो खैर छोड़ दें, आर्टिकल 8 से एग्जेम्प्ट है क्या मतलब है, इसे हम बाद में देख लेंगे। सेकंड स्केड्यूल इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा इसका डिटेल्ड प्रोसीजर क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा, कैसे किया जाएगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट का प्रोसीजर होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। थर्ड स्केड्यूल में जी ओथ ऑफ ऑफिस, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं जहाँ पे वो हल्फ लिया जाता है उस बंदे से जो अपॉइंट होता है, तो उस हल्फ को कैसे लिया जाएगा, किसकी मौजूदगी में लिया जाएगा, कौन हल्फ लेगा, हल्फ के अल्फाज क्या होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। और वो सिर्फ एक नहीं होती, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ओथ देता होगा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी देता है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजेस भी देते हैं। जो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेक्टिव लेवल की पोजीशन पे जाता है जिसके पास ठीक ठाक अथॉरिटी होती है बंदे के पास, उससे पहले हल्फ लिया जाता है कि मैं पाकिस्तान का वफादार रहूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, एटसेट्रा। तो उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो सारी इसमें है। फोर्थ स्केड्यूल में है जी लेजिस्लेटिव लिस्ट। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव कानून से मुतालिक, लॉ से मुतालिक लिस्ट, लिस्ट। लेजिस्लेटिव लिस्ट का मतलब होता है कि इसमें हम ये बताया गया है कि कौन से कवानीन हैं या कौन से एरियाज हैं जिनसे रिलेटेड कवानीन फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन बनाएगी, और कौन से एरियाज या एस्पेक्ट्स हैं जिनसे रिलेटेड जो लॉज हैं वो सूबे खुद बनाएंगे। तो इसमें उन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया है कि कौन कौन से मैटर्स पे जो लॉ अगर बनाना पड़ा तो फेडरेशन बनाएगी, सूबे नहीं बना सकते, और कौन से जो मैटर्स हैं उन पे सूबा खुद से लॉ बनाएगा। तो जनरली ये जहन में रखें कि ऐसे जो भी लॉ जो पूरे पाकिस्तान को डिस्टर्ब करेंगे, पूरे पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करेंगे, बेसिकली उनका जो उनकी पावर है उन्हें बनाने की, वो फेडरेशन के पास है। और जो लॉज हैं जो सूबे से रिलेट करते हैं, बेसिकली पूरे पाकिस्तान से रिलेट नहीं करते, उन्हें बनाने का इख्तियार सूबों को दे दिया गया है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था। अब थोड़ा सा हम एक पास पेपर में खोलता हूँ और देखते हैं कि पास पेपर में उसने इस के बारे में कुछ पूछा है या नहीं पूछा। ठीक है, पिछले दो तीन अटेम्प्ट्स हम देखते हैं। तो लेट मी स्विच ओवर टू पास पेपर। तो ये आपके सामने एक पास पेपर है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टेज एग्जामिनेशन 2 सितंबर 25, जो अभी पेपर आया था, मतलब अभी सितंबर 25 का जो पेपर है, जो लेटेस्ट पेपर है, बिजनेस लॉ। और देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सारे का सारा देखें, ये सारे एमसीक्यू बेस्ड है, उसने मुख्तलिफ एमसीक्यूज बनाए हैं और उसमें आपसे पूछ रहा है कि जनाब मुझे इसका जवाब दीजिए। और ये एमसीक्यूज 11 एमसीक्यूज उसने किए हैं। ठीक है, 11 एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से डिटेल्ड क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, वो फिर आपके हम बाद में डिस्कस करेंगे, सिलेबस को कवर करते हुए हर चीज़ को इंशाल्लाह देखेंगे। इस पेपर में टोटल जो उसने क्वेश्चंस पूछे थे वो उसने 10 क्वेश्चंस पूछे थे, और जिसमें से एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था और बाकी नॉन डिटेल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में बेसिकली हम जरा ढूंढते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या अभी तक जो हमने चैप्टर 1 पढ़ा है इससे रिलेटेड कोई चीज़ आई है या उसने नहीं पूछी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 ये वाला जो है, इसमें एज सच नहीं, ये आगे के जो टॉपिक्स हैं ये जब हम पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर हम नंबर 2 पे जाते हैं तो इसे भी छोड़ दें, नंबर 3 भी अभी हमने नहीं पढ़ा। नंबर 4 पे आ जाएं, इसमें इसे भी छोड़ दीजिए फिलहाल। नंबर 5 को भी छोड़ दीजिए। नंबर 6 नो। नंबर 7 नो। नंबर 7, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आपको याद होगा कि इससे पिछले या उससे पिछले लेक्चर में मैंने जब एक बर्ड्स आई व्यू दिया था चैप्टर 1 का, तो उसमें आखिरी टॉपिक जो है इसका वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन था। अभी तक हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसे डिस्कस करेंगे, तो उसके बाद इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे। तो फिलहाल हम इसे नहीं छेड़ते, ठीक है, लेकिन ये चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन आया है। तो बताना आपको मैं ये चाह रहा था कि इस चैप्टर में से हर सूरत एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है और जनरली एक क्वेश्चन आपका फुल फ्लज उसके अलावा डिटेल्ड क्वेश्चन भी आता है, तो याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद 8वां भी छोड़ दें,
नौवां भी छोड़ दें, 10वां, 11वां भी नहीं, और दैट्स इट। तो इसका मतलब है इस चैप्टर में उसने एक ही क्वेश्चन पूछा है और एक ही पूछता है जनरली। अक्सर वो लॉ से मुतालिक पूछ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुतालिक, लेकिन इस बार उसने जो पूछा था वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पूछा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Describe how an ordinance is promulgated in Pakistan and explain the effect of such ordinance। ये वाला टॉपिक है जो इमीडिएटली अगला टॉपिक है, जो अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये भी हमने नहीं किया, तो चैप्टर 1 जब खत्म करेंगे तो हम इसमें आएंगे। बताने का मकसद सिर्फ ये था इस पेपर को खोल के कि चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यू कम अज कम एक डिटेल्ड क्वेश्चन जरूर आता है। मैं इसे स्विच ओवर करता हूँ। इससे पिछला जो पेपर आया था, ये मार्च 25, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 नो, पार्ट नंबर 2 नो, पार्ट नंबर 3 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इतफाक से उसने दो मुसलसल अटेम्प्ट्स में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को ही चेक किया है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली इसमें उसने दोबारा से नीचे कहीं और कॉन्स्टिट्यूशन को चेक नहीं किया होगा। इसमें एमसीक्यूज में डिटेल्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या पूछा है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो चैप्टर 1 में से ही होता है। तो आगे जाते हैं, क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज of law in Pakistan. Also briefly discuss the role of the Senate in the legislation process। तो आपको बच्चे याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि sources of law in Pakistan are four। नंबर 1 legislation, नंबर 2 precedent, नंबर 3 कस्टम्स, एंड नंबर 4 एग्रीमेंट्स। तो ये वो पूछ रहे हैं, उसे हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। लेकिन साथ ही जो उसने एक टांका लगा दिया साथ के, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ द सेनेट, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। ये इंशाल्लाह ताला कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये भी हम कवर कर लेंगे। तो इससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जनरली एमसीक्यूज में कम से कम एक क्वेश्चन वो चैप्टर 1 से जरूर पूछता है, और क्वेश्चन नंबर 2 जनरली चैप्टर 1 में से डिटेल्ड क्वेश्चन होता है। तो जाने से पहले एक काम और कर लेते हैं कि इससे पिछली अटेम्प्ट भी देख लेते हैं। ये इससे पिछली अटेम्प्ट थी September 24। इसमें अगर हम क्वेश्चन 1 में आए तो इसके पार्ट 1 नो, पार्ट 2 नो, पार्ट 3 नो, पार्ट 4 नो, पार्ट 5 नो, पार्ट 6 नो, पार्ट 7 भी नहीं, पार्ट 8 नो, पार्ट 9 नो, पार्ट 10 नो, एंड पार्ट 11 नो। अच्छा, इसमें उसने मेरा ख्याल है, अगर मैं मिस नहीं कर रहा, तो उसने आपसे चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा। देखें, इसमें उसने 12 कर दिए एमसीक्यूज, ठीक है। लेट मी चेक अगेन, हो सकता है पर हमने मिस ना कर दिया हो। जनरली वो एक एमसीक्यू जरूर पूछता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या है, पर सेकंड जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। थर्ड वन जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है। फोर्थ जो है वो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। पांचवा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का है। और छठा भी, इसने इस बार निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के दो पूछ लिए थे, मतलब जनरली वो किसी एक से एक ही पूछा करता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जनरली एक ही पूछा है, लेकिन यहाँ इसने दो पूछे हैं। तो इस बार वो स्किप कर गया चैप्टर नंबर 1 को। यस, तो ऐसा बहुत कम होता है, वो पूछता जरूर है, बट एनी हाउ जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या पूछ रहे हैं। वहां पे उसने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 को जरूर देखा होगा। तो क्वेश्चन 2, ब्रीफली डिस्कस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड स्टेट इट्स टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस। तो इतफाक से पिछले 3 अटेम्प्ट में उसके ज्यादा तवज्जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पे ही रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे जनरली वो नहीं गया। तो मेरे ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा। कल हम दोबारा से पिछली भी एक दो अटेम्प्ट देखेंगे। चाह मैं ये रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसने क्वेश्चन पूछे हैं हमें पास में, उनमें से भी एक दो मैं आपको गो थ्रू करवा दूँ, और आपको अंदाज़ा हो जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह पूछा करता है, ठीक है। तो हम उसे डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह ताला अपनी मोहब्बतें, शफ़क़तें, करम, रहमतें, सेहत, ईमान और तंदुरुस्ती के साथ हम सब पे नाज़िल फरमाता रहे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, और अगले टॉपिक को लेके हम फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा से इकट्ठे होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।